हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 8 कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका एक सम्राट जिसने कि युद्ध लड़ना छोड़ दिया या लड़ाई लड़ना छोड़ दिया। रोशंस रुपीस, रोशन के पैसे, रुपीस मतलब नोट। रोशन यहाँ कल्स द क्रिप्स नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिव हर ऑन हर बर्थडे। रोशन जो है उसके ग्रैंडफादर जो है उसके दादाजी हैं, वो उसको हर बर्थडे पर जो है बहुत ही करारे क्रिप्स नोट जो है उसे बर्थडे में देते हैं। ठीक है। वाइल शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी। वो बहुत मतलब उसकी बहुत इच्छा है कि वो उन पैसों से एक नई सीडी खरीदे। शी आल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। और वो मतलब एक ब्रांड न्यू नोट्स को जो एकदम नए और करारे नोट्स होते हैं उन्हें देख रही है और वो उन्हें फील भी कर रही है। इट वॉज then that she noted that all of them had a smiley face of a गांधी जी printed on the right। अब ये देखिए कि हर नोट पर जो है गांधी जी की स्माइल वाली जो फेस है वो छपी हुई है राइट साइड में नोट के। ठीक है। एंड a tiny set of a lions ऑन द लेफ्ट। और मतलब लॉयन के फेस का जो है एक टिनी सेट मतलब छोटा सा एक पिक्चर जो है नोट की लेफ़्ट साइड में प्रिंट कर रखा है। ठीक है। वट वर द लॉयंस देयर फॉर शी वंडर्ड। अब वो बहुत हैरानी से ये मतलब ये सोचती है कि ये लोयन यहाँ पर, ये शेर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर, एक बहुत बड़ा राज्य जिसे क्या कहते हैं, एम्पायर मतलब साम्राज्य, जिसमें बहुत छोटे छोटे राज्य मिलकर जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आते हैं। और तो उस छोटे छोटे राज्यों को मिलकर के जो एक राज्य बनता है उसे साम्राज्य बोलते हैं यानी एम्पायर बोलते हैं। द लॉयंस दैट वी सी ऑन आर नोट एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग स्टोरी। ठीक है। जो लॉयन हम अपने नोट्स पे या कॉइन पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। देयर वर अ कार्व्ड इन अ स्टोन एंड प्लेस ऑन अ टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट अ सारनाथ। ठीक है। मतलब कि ये सारनाथ में एक मैसिव स्टोन का एक पिलर है, मतलब ऐसी उल्टी सीधी उस पिलर के एक पिलर है, एक खम्बा है उसका पत्थरों का बना हुआ, और उसमें पत्थर जो है किसी भी पैटर्न में लगा रखे हैं, कोई उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, मैसिव स्टोन लगा रखे हैं उस पिलर में। और उसकी टॉप पर एक जो है ये जो शेर की जो मूर्तियां हैं ये एक पत्थर के टुकड़े पर जो है क्राव कर रखे हैं, मतलब उन्हें बना रखा है कारीगरों ने। ठीक है। कार्विंग मतलब गोदना, मतलब पत्थरों को काट काट कर मूर्तियाँ बनाना। ठीक है ना। तो एक पत्थर के टुकड़े को उन्होंने जो है काट कर शेरों की मूर्ति बना रखी है। ये देखिए यहाँ पर जो है 3 शेरों की मूर्ति दिखा रखी है, इस तरह की एक मूर्ति बना रखी है। और एक जो है सारनाथ में एक पिलर है। ठीक है। तो जो कि मैसिव मतलब उसमें जो है मैसिव तरीके से बहुत ही मतलब उल्टे सीधे तरीके से जो है स्टोन लगा रखे हैं, पत्थरों का बना रखा है वो जो है वो जो पिलर है। और उसके टॉप पर ये इस तरह की मूर्ति बनाकर उसके टॉप पर रख रखी है। ठीक है। तो अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन अ पिलर एज वेल एज ऑन अ रॉक सरफेस। अब अशोका जो था अपने जो जो हिस्ट्री का एक बहुत ही महान शासक था। ठीक है। जिसके जो इंस्क्रिप्शन हैं या फिर जो उसके इंस्क्राइब्ड हैं वो किस पे, पिलर पे गुदवा रखे हैं। और जो पत्थर हैं, पत्थरों के सरफेस पर मतलब शिला वगैरह जो होती हैं पत्थर की, उन पर जो उसके जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं इंस्क्रिप्ट करा रखे हैं, मतलब गुदवा रखे हैं, लिखवा रखे हैं पत्थर पर। ठीक है। जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं क्योंकि वो हार्ड सरफेस पे उन्होंने लिख रखा है ना, तो इसलिए वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। ठीक है। तो अब ये बिफोर वी फाइंड आउट वट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शंस लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। ठीक है। अब ये कहते हैं कि इससे पहले कि हम ये जो उनके जो इंस्क्रिप्शन हैं उनमें क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को पढ़ें, उससे पहले हम ये देखते हैं कि उनके राज्य को एम्पायर यानी कि साम्राज्य क्यों कहा जाता था। ठीक है। अभी
द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको लर्न कीजिएगा। ठीक है, कि जो अशोका का जो एम्पायर था, यानी कि जो साम्राज्य था, वो उसकी स्थापना किसने करी थी, फाउंड किसने किया था, उसकी नींव किसने रखी थी, उनके दादाजी ने रखी थी, जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, more than 2300 years ago चंद्रगुप्त मौर्य was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है ना। अब जो है ये कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कोई मतलब राजा नहीं थे, वो आम पब्लिक में से ही एक मतलब बहुत ही बुद्धिमान और ब्रेव एक आदमी थे, जिनको कि किसका सपोर्ट मिला, एक चाणक्य, आपने सुना हो चाणक्य, एक अर्थशास्त्री थे, बहुत ही मतलब अच्छे और बुद्धिमान, जिनका नाम था चाणक्य या फिर कौटिल्य। ठीक है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया एक राजा की तरह अपने आप को डेवलप करने में। ठीक है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक कॉमन मतलब आदमी से एक राजा में कन्वर्ट किया। उन्होंने किन्होंने कन्वर्ट किया, इन्होंने चाणक्य ने। ठीक है, अब क्या है, मैनी ऑफ चाणक्यस आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो चाणक्य के बहुत सारे जो विचार हैं, आइडियाज़ मतलब विचार, वो किस में लिखे गए हैं, एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसके अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, ये बहुत बुद्धिमान थे बच्चों। ठीक है, इनमें बहुत अच्छी समझ थी। डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। ठीक है ना, तो when members of the same family become ruler one after another, the family is often called a dynasty। ठीक है, जब ये कहते हैं कि जब एक ही फैमिली के मेंबर जो है एक के बाद एक के शासक करने लगते हैं, राजा बनने लगते हैं, तो उस फैमिली को क्या कहते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, द मौर्यज वाज अ डायनेस्टी विथ 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स। अब जो मौर्य जो डायनेस्टी थी, चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके दादाजी अशोका के, तो इनकी जो 3 पीढ़ियाँ थी। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ ना, 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स यानी कि 3 पीढ़ियाँ। ठीक है, इनकी डायनेस्टी, इनकी वंश की जो है 3 पीढ़ियाँ थी। ठीक है, पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर उनके बेटे थे बिंदुसार। ठीक है, फिर तीसरे जो आए वो थे बिंदुसार के बेटे अशोका। ठीक है, पहली पीढ़ी कौन सी थी, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके दादाजी। दूसरी पीढ़ी थी बिंदुसार जो कि अशोका के फादर थे, और तीसरी पीढ़ी कौन सी थी, खुद अशोका। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नोट है, इसे पढ़ते हैं। द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद द रेड डॉट। These were included within the empire. Name the country where Ashokan inscriptions have been found. Which Indian state were outside the empire। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर इसमें ये मैप दिखा रखा है, तो इन्होंने ये बोला है कि रेड डॉट से जो जहाँ जहाँ पर इन्होंने रेड डॉट दिखा रखी हैं, यहाँ तक जो है इनका एम्पायर था। ठीक है, अशोका का ये। ठीक है, यहाँ पर जो है इनके, जहाँ पर रेड डॉट दिखा रखी हैं, यहाँ पर इनके अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर है क्या, ये है लंपाका। ठीक है, कांधार। ठीक है, ये देखिए ये तक्षशिला, कालसी, तोपरा। ठीक है, मेरठ। ठीक है, उज्जैन, गुज्जर, ये इन जगह पे क्या है, इसके अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। कहाँ, किन पे, स्टोन वगैरह पे गुदे हुए। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। देर वाज सर्वल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विद द ब्लैक डॉट इन द मैप। ठीक है, अब इसमें एम्पायर में जो है कुछ सिटीज़ भी थी। ठीक है, कुछ शहर भी थे जिनको किससे, ब्लैक डॉट से इन्होंने मैप में
जो है मार्क कर रखा है। देखिए ये देखिए ये सिटी थी, देखिए उज्जैन, ठीक है। और ये देखिए ये पाटलिपुत्र, ये राजधानी थी, राजधानी ये भी थी, ये बहुत मेन शहर थे, ठीक है। ये देखिए तक्षशिला, ये भी एक तरह की राजधानी ही थी। ये काफ़ी मेन शहर थे जहाँ से ज़्यादातर व्यापार बिजनेस हुआ करता था उस समय पर, ठीक है। दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। मैंने अभी आपको दिखाया ना मार्क करके, तो ये क्या है, ये कैपिटल थी कि पाटलिपुत्र जो अभी की पटना है, और तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। तक्षशिला वाज अ गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। तक्षशिला में क्या था कि एक गेटवे था, एक मतलब बाहर आने जाने का एक रास्ता था, कहाँ, नॉर्थ वेस्ट में। उसके अंदर क्या आ जाता था, उसके अंदर मतलब सेंट्रल एशिया आ जाता था सारा का सारा, ठीक है। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, ठीक है। और जबकि उज्जैन में जो है एक रास्ता जाता था, उज्जैन से एक रास्ता जाता था जो कि नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया तक जाता था, ठीक है। मर्चेंट, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सनस प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज़, ठीक है। तो ये सिटीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कौन रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे। ऑफिशियल्स मतलब जो राजा के मंत्री वगैरह रहते थे वो रहते होंगे, और क्राफ्ट पर्सन मतलब जो कारीगर वगैरह होते हैं, जो मतलब कारीगरी का काम करते हैं, मूर्ति वगैरह का, ज्वेलरी वगैरह का, ठीक है। तो ये जो है इन सिटीज़ में रहा करते होंगे। प्रॉबेबली मतलब संभवतः, पक्की तरीके से नहीं कह सकते हैं, बस संभवतः वो उन सिटियों में रहा करते होंगे, इसीलिए ये पाटलिपुत्र और तक्षशिला और उज्जैन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है। इन अदर एरिया देर वर विलेजेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स। और दूसरे एरियाओं में कौन, और दूसरे एरिया में क्या है, कौन कौन रहते थे इस एम्पायर के दूसरे एरिया में, फार्मर और हर्डर्स रहते थे, ठीक है। इन सम एरिया विच सच एज अ सेंट्रल इंडिया देर वर अ फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एन अ हंटेड एनिमल फॉर फूड, ठीक है। अब जो कहते हैं कि सेंट्रल इंडिया के जो है दूसरे एरिया में कौन रहते होंगे, ऐसे लोग रहते होंगे जो फॉरेस्ट से, जंगल से मिले हुए खाने को इकट्ठा करते होंगे और खाने के लिए जानवरों का शिकार भी करते होंगे। पीपल इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी कहते हैं कि जो एम्पायर के जो अलग अलग हिस्से में जो रहने वाले लोग थे वो अलग अलग भाषाएं भी बोलते होंगे। दे प्रोबेबली आर अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ एज वेल। और वो इसके साथ साथ अलग अलग तरह के खाने भी खाते होंगे और अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते होंगे, क्योंकि वो एक इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसमें बहुत छोटे छोटे राज्य आते थे, और उन सब छोटे छोटे राज्य में रहने वाले लोगों का कल्चर और खाने पीने के तरीके, पूजा पाठ के तरीके, पहनने के तरीके सब अलग होते थे, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में हम आप सोचो इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिनका अलग अलग अपना खाना है, अपना पहनना है, अपना रीति रिवाज हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का था, ठीक है। हावर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। अब कहते हैं एक साम्राज्य राज्य से अलग कैसे होता है, ठीक है। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकम्स एम्पायर्स आर लार्जर देन अ किंगडम एंड दे नीड टू बी प्रोटेक्ट बाय बिग आर्मीज़, ठीक है। अभी कहते हैं कि क्योंकि जो है मतलब जो एक एम्पायर होता है उसे कौन रूल करता है, उसे एक सम्राट यानी राजाओं का राजा जो होता है ना वो उसको चलाता है, ठीक है। क्या होता है कि एक एम्पायर का जो सम्राट होता है उसे सम्राट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कई राज्य के राजाओं को हरा करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला करके सम्राट बना होता है, तो इसलिए वो उसे राजाओं का राजा कहा जाता है, इसलिए उसे सम्राट कहा जाता है। और इसीलिए उसके राज्य को राज्य नहीं कहा जाता, एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि उसके राज्य में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आते हैं, इसलिए उसे साम्राज्य बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, उनको मतलब उन राज्य को की देखभाल करने के लिए जो है बहुत बड़ी आर्मी की भी ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है ना, बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती होगी, और बहुत सारी और रिसोर्सेस, मतलब उन एक साम्राज्य पे राज करने के लिए, रूल करने के लिए बहुत सारे राजाओं की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है ना। उसे तो वो जो सम्राट है जिन्होंने उनको हरा करके अपने अंडर में वो उनके राज्य लिए हैं वो ही रूल करता था। लेकिन और बहुत सी रिसोर्सेस जैसे कि फूड हो गया,
ठीक है, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज हो गई, जैसे कि और बहुत सारी मतलब चीज़ें हो गई रहने के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे वुड हो गई, फॉरेस्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सारी रिसोर्सों की ज़रूरत होती होगी। और इसके साथ साथ उस पूरे मतलब एम्पायर की प्रोटेक्शन करने के लिए एक बिग आर्मी की मतलब बहुत बड़ी सेना की भी ज़रूरत होती होगी। ठीक है, ये अंतर है एक एम्पायर में और राज्य में। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स, और इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारी संख्या में मंत्री वगैरह की भी ज़रूरत होती होगी जो कि लोगों से टैक्स यानी कर को कलेक्ट करें, इकट्ठा करें और राजा को दें। रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर पे साम्राज्य पे राज्य करना। एज द एम्पायर वाज अ लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वेयर आर रूल्ड डिफरेंटली, क्योंकि एम्पायर साम्राज्य बहुत बड़ा होता है, इसके लिए उसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से राज किया जाता है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। ठीक है ना, एम्पायर जो पाटलिपुत्र है, क्योंकि वो उसकी राजधानी थी, एम्पायर की राजधानी थी पूरी, तो वो किसके कंट्रोल में आती थी? सीधे वो जो सम्राट था उसके कंट्रोल में आती थी। दिस मीन्ट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। इसका मतलब है कि जो किसान और चरवाहे और जो कारीगर वगैरह और जो व्यापारी होते थे उनसे टैक्स को उनसे कर को कलेक्ट करने के लिए मंत्री वगैरह को अपॉइंट किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। हु लिव्ड इन अ विलेज एंड टाउन इन द एरिया, जो कि उन एरियो में जो भी गांव होते होंगे या छोटे छोटे कस्बे होते होंगे उनमें रहते होंगे। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर्स। ठीक है, वो मंत्री लोग जो है जो भी सम्राट की जो भी ऑर्डर्स नहीं मानते थे, आगे का पालन नहीं करते थे, उनको वो पनिश भी करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। ठीक है, बहुत ऐसे इन सारे ऑफिसर्स को जो है सैलरीज वगैरह मिलती होंगी राजा की तरफ से। ठीक है, और जो है इन ऑफिसर्स पे जो है राजा के जो सिपाही जो जासूस होते हैं वो भी नज़र रखते थे कहीं ये कुछ गलत ना करें। एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सर्व्ड दैम ऑल। ठीक है ना, सुपरवाइज दैम ऑल, और इन सबको कौन सुपरवाइज करता था? जो सम्राट था वही सुपरवाइज करता था। मतलब इन सबको जो है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस मंत्री को क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कौन बताता था? ये सम्राट ही बताता था इनको। ठीक है, और किन की मदद से बताता था? जो इनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं, जो इनके मतलब जो बहुत अनुभवी मंत्री वगैरह होते होंगे और जो इनकी फैमिली के मेंबर होते होंगे, उनसे ये सलाह मशवरा करके इन सबको सुपरवाइज करते थे। ठीक है, देयर वर अदर एरियाज और प्रिवेंसेस, each of these was ruled from a provincials capital such as a तक्षशिला और उज्जैन। प्रोवेंसल्स का मतलब होता है प्रांत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और दूसरे एरिया या फिर प्रांत भी थे जिनको जो है कि ईच ऑफ दिस वाज रूल फ्रॉम अ प्रिवेंसल्स कैपिटल सच एज अ तक्षशिला और उज्जैन, जिनके ऊपर कौन किस तरह से कैसे राज किया जाता था कि जो तक्षशिला और जो उज्जैन जो मतलब राजधानी थी जो है राजधानी थी, तो उन वही इनके ऊपर इन एरिया के ऊपर में रूल करती थी। मतलब जैसे ये तक्षशिला और उज्जैन में जो लोग रूल करते थे वही इनको भी इन एरिया को भी रूल करते थे। ठीक है, although there was some amount of a control from Patliputra and royal princes were often sent as a governors, local customs and rules were probably followed। अभी कहते हैं हालांकि जो मतलब इन लोगों का जो है कंट्रोल थोड़ा बहुत पाटलिपुत्र यानी कि मतलब पटना पर भी था। ठीक है, जो मेन राजधानी थी उस पर भी था, और जो रॉयल प्रिंसेस होते थे मतलब जो राजकुमार वगैरह होते थे उनको जो है एज अ गवर्नर भेजा जाता था। ठीक है, यहाँ पर एज अ गवर्नर भेजा जाता था इन एरियाओं में और प्रिवेंसेस में। ठीक है, और जो इन एरियाओं में और इन प्रांतों में जो भी उनके लोकल कस्टम्स होते थे, रीति रिवाज होते थे, और जो रूल जो है सम्राट ने इन एरियाओं के लिए बनाए गए होते थे वही ये लोग फॉलो करते थे। ठीक है, बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। ठीक है,
एक कहते हैं इसका मतलब है कि इन सेंटरों में, इन केंद्रों में के बीच में जो है बहुत बड़ा जो है एक एरिया भी था, मतलब बहुत बड़ा एरिया था। जैसे कि ये उज्जैन, तक्षशिला, ठीक है, ये पाटलिपुत्र और दूसरे जो भी मतलब जो प्रांत वगैरह थे उनके बीच में जो है एक बहुत बड़ा एरिया भी था, ठीक है। हेयर द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल roads and a river which were important for transport and to collect whatever resources were available and tax at tribute। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मौर्यस थे ना, ये जो है किस पे कंट्रोल रखते थे? रोड्स पे, ठीक है ना, और रिवर्स, नदी वगैरह पे कंट्रोल रखते थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि उस टाइम में रिवर और रोड से और जो है मतलब पैदल चल के या तो व्यापार किया जाता था या फिर नदियों के रास्ते या समुद्र के रास्ते व्यापार किया जाता था। और ये किस लिए भी ज़्यादा ज़रूरी थे? जो भी वहाँ पर जो भी मतलब टैक्सेस अवेलेबल थे, जैसे जो भी मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल थी, उनको भी कलेक्ट करने के लिए रोडों का और रिवरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए उन्होंने मौर्यस जो भी राजा थे उन लोगों ने अपने कंट्रोल में रोड और रिवरों को रखा हुआ था। जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना या फिर ट्रिब्यूट, मतलब कोई सम्मान, राजा को कोई चीज़ देना सम्मान के तौर पर, उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए क्या है, इन मौर्यस ने जो है रोडों पर और रिवरों पे कंट्रोल बना के रखा हुआ था, जो कि बहुत ज़रूरी था, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अ क्या है ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड अ प्रीशियस स्टोन। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए? कंबलों के लिए, वहाँ से कंबल मिलते होंगे, कंबल ज़्यादा मिलते होंगे, ठीक है ना। और जो साउथ इंडिया था उसमें जो है कीमती पत्थर जैसे हीरा वगैरह, पन्ना वगैरह हो गए, नीलम वगैरह हो गए, ये और सोना, ठीक है ना, वहाँ पर ज़्यादातर ये मिलते होंगे। तो ये क्या है, इनको किस तरह से कलेक्ट किया जाता था? इन रिसोर्सों को कलेक्ट किया जाता था इन जगहों से एज अ ट्रिब्यूट, मतलब राजा के लिए सम्मान के तौर पर, ठीक है। अभी कहते हैं ट्रिब्यूट देखिए, मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया, ट्रिब्यूट का मतलब होता है राजा के लिए सम्मान, मतलब आप राजा को खुश करने के लिए या उसे उसका सम्मान करने के लिए या उसको इज्जत देने के लिए आप जो भी कोई मतलब उपहार उसको देना चाहो तो उस चीज़ को ट्रिब्यूट बोलते हैं। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingness। देखिए मैंने बताया ना यहाँ willingness, ट्रिब्यूट मतलब उन लोगों से कलेक्ट किया, ये एक टैक्स की तरह ही होता था, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे जो है लिया जाता था, लेकिन ये उन्हीं लोगों से लेके लिया जाता था जो इसे देने के लायक हैं, ठीक है, और अपनी इच्छा से दे रहे हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें दे रहे हैं। जैसे कि अभी बताया ना कि साउथ इंडिया से गोल्ड आता था, गोल्ड ज़्यादा मिलता था, प्रीशियस स्टोन वगैरह मिलते थे, नॉर्थ ईस्ट से जो है कंबल वगैरह मिलते थे। तो उसी तरह से जिस भी आदमी के पास, अब ये हर चीज़, इतनी महंगी चीज़ें हर किसी के पास तो, फार्मर वगैरह के पास तो नहीं मिलेंगी, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है उन आदमियों से लिया जाता था जो देने में जिनके पास पॉसिबिलिटी है, मतलब अमीर लोगों से लिया जाता होगा, व्यापारी वगैरह उससे, ठीक है। There was also a forest regions. People living in these areas were more और लेस इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है एक जंगल का रीजन्स भी था, मतलब जंगल का क्षेत्र भी था जहाँ पर जो लोग रहते थे वो या तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, मतलब राजा का जो सम्राट था उसका उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, या था तो बहुत कम कंट्रोल था, मतलब वो इंडिपेंडेंट थे, या तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे या बहुत कम इंडिपेंडेंट थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स टू द मौर्य ऑफिशियल्स, लेकिन ये भी एज अ टैक्स जो है मौर्यन, मतलब जो राजा के जो मंत्री वगैरह थे उनको क्या देते थे, जंगल से पकड़कर एलिफेंट सेना में, आर्मी में भर्ती करने के लिए, टिम्बर मतलब लकड़ियाँ घर वगैरह बनाने के लिए, और हनी शहद, वैक्स, ठीक है, ये सब एज अ टैक्स के रूप में राजा को या ट्रिब्यूट के रूप में ये लोग देते होंगे, ठीक है। द एम्परर
एंड द कैपिटल सिटी। अब कहते हैं सम्राट और उनकी जो राजधानी है, राजधानी वाले शहर। ठीक है। मेगास्थेंस वाज एन एम्बेसडर who was sent to the court of the Chandragupta by a Greek ruler of the West Asia named Seleucus निकाटोर। ठीक है। अब ये क्या है, इसका मतलब है मैगथेसिस जो था एक जो एम्बेसडर था, किसका, एक ग्रीक जो रूलर था जिसका नाम, वेस्ट एशिया का जो ग्रीक रूलर था जिसका नाम था सेल्यूलस, उसने अपने एम्बेसडर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में यानी दरबार में भेजा। मेगास्थेंस wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. तो इस मेगास्थेंस ने मतलब उन एरिया में जब वो उन सिटीज़ में गया, जो कैपिटल सिटीज़ थी उनमें गया, तो उसने क्या देखा, उसने उस सब चीज़ को मतलब उसी चीज़ को उसने इस डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। The occasion on which the emperor appears in a public ahara celebrate with a grand royal processions। मतलब वो पल, वो समय जब जो सम्राट जो था पब्लिक के बीच में होता था, पब्लिक के बीच में दिखता था, यानी अपनी जनता के बीच में दिखता था, तो उसे एक ग्रैंड, एक बहुत ज़्यादा शाही एक त्यौहार वगैरह की तरह सेलिब्रेट करते थे उस दिन को। ठीक है। ही इज़ अ कैरिड इन अ गोल्डन पैलेनिकी, मतलब उसे जो है एक पालनी, जिसे क्या कहते थे, मतलब पहले पालकी हाँ, उसे राजा को जो है एक सोने की एक पालकी पर बिठा के लिए जाया जाता था, मतलब लोगों के कंधों के ऊपर। ही गार्ड्स हीज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद द गोल्ड एंड सिल्वर। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. ठीक है। The king is normally surrounded by a armed woman। अब कहते हैं कि मतलब राजा को जो है सोने की एक पालकी पर बिठाकर कंधे पे ले जाया जाता था, और उसके चारों ओर जो है उसके गार्ड चलते थे, जो कि एलिफेंट पे, हाथियों पे बैठे होते थे, और वो जो हाथी जो है सोने और चांदियों से सजे होते थे। कुछ गार्ड्सों के हाथों में जो है पेड़ होते थे, मतलब पेड़ों के छोटे छोटे टुकड़े होते होंगे, जिनके ऊपर जो है मतलब जो पक्षी वगैरह बैठे होते थे, और उनमें क्या था, उनमें जो है गाते हुए ट्रेंड पैरट भी होते थे। ठीक है। तोते वगैरह भी होते थे जो ट्रेंड होते थे, और जो सम्राट था उसके चारों जो है सर्कल बनाते रहते थे, मतलब गोल गोल घूमते रहते थे। द किंग जो है मतलब हमेशा जब वो बाहर निकलता था, जो आर्म्ड वुमेन, मतलब जो ट्रेंड जो लेडीज़ होती होंगी, औरतें होती होंगी जो लड़ाई में ट्रेंड होती होंगी, उनकी आर्मी जो है राजा के चारों ओर चलती थी। ही इज़ अफेयर्ड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। वो मतलब राजा डरा रहता था कि कोई मुझे उसे मार ना दे। ही हैज़ ऑलवेज मुझे तो आज लग ही रहा था लाइट जाएगी पक्का। घंटों में दूसरी लग ही रहा था, गर्मी इतनी हो रही है।